लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री एनालिसिस की, और यहीं पर हम लोग ने थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग ने क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हम लोग ने बात करी थी कि किसी भी इंडस्ट्री का जो एनालिसिस करते हैं कि हम सिमिलर कंपनीज कौन सी काम कर रही हैं, किस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकती हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जहां पर हम लोग ने ये क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसके बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोग ने कहा था तो 5 फोर्सेस मॉडल होते हैं, उनके जो 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि न्यू एंट्रेंट्स या न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं वहां अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो ज्यादा लिबरल है पॉलिसीज, तो हमारे पास ये हमेशा थ्रेट्स रहेगा कि नए प्लेयर्स आ सकते हैं। देन था हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी है, अगर उनके पास पावर ज्यादा है तो वो प्राइस के लिए बेसिस पे हमसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। तो बायर्स के पास जितनी पावर होगी वो डिसाइड करेगा कि उस इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सब्सटीट्यूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का सब्सटीट्यूट क्या अवेलेबल है। अगर उसका जो सब्सटीट्यूट है वो अच्छी क्वालिटी का है या रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेंस जो कंपटीशन था, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, इसकी हम लोगों ने बात करी थी कि जो कंपटीशन होता है वो डिपेंड करता है कि वो कंपटीशन कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है। वो सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। देन कुछ अदर स्टेक होल्डर्स है, जो नया एलिमेंट एक ऐड हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात करी थी। कुछ ट्रेड यूनियंस होती हैं, उनके पास क्या रिलेटिव पावर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है डिसीजंस में। गवर्नमेंट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट क्या है। जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, कल हम लोग ने बात करी थी कि किसी स्पेशल ग्रुप के लिए वो काम करते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए काम करते हैं वो, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाती है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री में हमें कैसा करना चाहिए, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रेट है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स या स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। आप इस वन बाय वन हम लोग डिटेल में उसको जाना चाहेंगे कि ये थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है, सप्लायर्स क्या है, राइवलरी इंटेंसिटी क्या है। तो पहले जैसे हम बात करते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की, तो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि जो न्यू एंट्रेंट्स है, अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मार्केट शेयर ज्यादा है या मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा ये थ्रेट्स रहेगा कि नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं, नए प्लेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज बेसिकली यूज हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को बनाने में, वो इस तरह के इजीली अवेलेबल होंगे, या जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी होगा या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से ज्यादा एंट्रेंट्स जो है वो उस बिजनेस में आना चाहेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जो एंट्री बैरियर्स, कभी कभी गवर्नमेंट जो होती हैं वो बैरियर्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, जिसकी वजह से जो नई कंपनीज होती हैं वो उसमें नहीं आना चाहती। लेकिन अगर वहां पर हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बैरियर्स कम है, या वहां पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडरीज प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर ज्यादा प्लेयर्स आना चाहेंगे, यानी भी हमारे पास कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे वहां पर फेस करने के लिए। और जब कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे तो उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी फॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये सारी चीजें होगी। अब पॉसिबल बैरियर्स हो क्या सकते हैं, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल बैरियर्स हैं यहाँ पर। पहले जैसे बात होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जनरली जो होता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होती है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात होती है कि अगर प्रोडक्ट हमारा कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर सिमिलर तरह का प्रोडक्ट है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको डिफरेंशिएट करें, कुछ एडिशनल ऑफर करें कस्टमर या क्लाइंट्स को, तो हो सकता है कि हम उस इंडस्ट्री में सक्सेस पा सके। तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बेसिस हो सकता है जिसके बेसिस पे हम ये एक थ्रेट्स है कि अगर हमने यूनिकनेस नहीं लाई अपने प्रोडक्ट में तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कभी कभी कुछ जो बिजनेस होते हैं उनमें कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें हमें ये देखना होगा कितना कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक बहुत इशू है। देन स्विचिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज करना, उसको मेंटेन करना, वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई डिसीजन लिया लेकिन हम वो डिसीजन या वो स्ट्रेटजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हो रही हो, तो ये कॉस्ट वाला एक इशू हो सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है
तो हम चाहकर भी हम प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करा सकते हैं कस्टमर क्लाइंट तक। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा कैसा है और उससे हमारी कैसी कनेक्टिविटी है वो हमें देखना होगा। कॉस्ट एडवांटेज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, वो साइज पे डिपेंड करती है कि हमारा जो बिजनेस है वो उसका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो भी एक बैरियर्स हो सकती हैं कि गवर्नमेंट ने अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है या गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इंडस्ट्री में आपको जो भी चीजें करेंगे तो हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे, तो वहां पर ये हमारे लिए एक तरह से हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, यानी कंपटीशन की बात हो रही है। तो कंपटीशन यहाँ पर ये बेसिकली इंडिविजुअल फर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो कंपटीशन कैसा है। अगर वो एथिकल कंपटीशन है तो हम उसको फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें वहां पर बहुत ज्यादा अनएथिकल हो रही हैं, जैसे रिसेंटली आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट और उसमें देखते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का अगर आप ऐड देखेंगे तो वो दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज की बुराई बताते हैं या जस्ट उसका नाम शो कर देते हैं, रिफ्लेक्ट अपने ऐड में कर देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनसे बेटर है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का अगर कॉम्पिटिशन चल रहा है, अगर वो फेयर चल रहा है, एथिकल वे में हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। यानी जो राइवलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइवलरी यानी कि अगर आपके जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट में, जैसे प्लेयर्स तो बहुत हो सकते हैं लेकिन हो सकता है आपको मीट करने के लिए या आपको डिफीट करने के लिए जो भी चीजें हैं वो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, तो उनकी नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कर सकते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग फर्म्स में है। जैसे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं। देन रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट क्या है। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है तो वहां पर हमारे पास कॉम्पिटिटर जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जब लग रहा है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो जितने प्लेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहेंगे, यानी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अल्टीमेटली हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे। प्रोडक्ट और सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक भी डिपेंड करती है कि अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं और वो जो प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इजिली किया जा सकता है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम बात करते हैं तो बहुत छोटे से प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं जिनको इजीली मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा हैवी मशीनरीज की जरूरत नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरत नहीं होती। तो ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर प्रोसेस करने में हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं हो रही है तो वहां पर ये नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर ज्यादा नहीं है, अगर उस बिजनेस को स्टार्ट करने में ज्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं लग रही है या ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी कॉम्पिटिटर्स वहां पे ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैपेसिटी क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस की वो डिफाइन करता है। एंट्री एग्जिट बैरियर्स जो हम लोग ने वहां पहले भी बात करी, तो एंट्री एग्जिट बैरियर्स भी बहुत डिसाइड करता है कि अगर आपको लग रहा है कि एंट्री और एग्जिट वहां पर लिबरल है तो वहां ज्यादा कॉम्पिटिटर हमारे पास बढ़ जाएंगे। देन डाइवर्सिटी ऑफ राइवल्स की, राइवल्स का क्या स्टेटस है, वो किस तरह से करना चाहते हैं, जो हम लोग पहले बात करी कि वो एथिकल राइवलरी है, अनएथिकल प्लेयर हैं, कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन हो सकता है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसकी एग्जांपल में जैसे ये कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि शुगर का एक सब्स्टिट्यूट न्यूट्रास्वीट्स जैसे आता है कि जो बहुत सारे हम लोग देखा डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वहाँ पर स्वीट्स को अवॉइड करते हैं या शुगर को अवॉइड करते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए कोई एक ऐसा सप्लीमेंट्स या कोई चीज़ें ऐसी प्रोवाइड किया जाती है जो ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट की तरह काम करती है शुगर का। तो इस तरह का अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, या जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये कॉफी या टी, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट्स की बात करी थी, तो अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा स्ट्रांग है या सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी इजी है तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे लिए, जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपने कहा डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव जूसेस हो सकता है आपका, और वो ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहेगा। और अगर जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो हो सकता है शायद जो जूसेस आते हैं रियल के या और भी दूसरे ब्रांड्स के आते हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिए थ्रेट्स हो सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्म करना पड़ेगा या चेंजेस करना। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा स्टेक होल्डर्स की रिलेटिव पावर, जो हम लोगों का ये एडिशनल पॉइंट ऐड हुआ है यहाँ पर। क्रेडिटर्स की हमारे पास पावर क्या है, उनके पास क्या है, अगर वो सबको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या वो, तो उसके अकॉर्डिंग हम होते हैं। गवर्नमेंट्स की रूल्स रेगुलेशन क्या है, लोकल कम्युनिटी बॉडीज की, पॉलिटिशियंस की क्या रोल है वहाँ पर। ट्रेड एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो किसी एसोसिएशन से हमें जुड़ना होता है। वो एसोसिएशन में रिलेटिव पावर किसके पास है, क्या वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या उन्हें ज्यादा हेल्प करते हैं, तो ये हमें देखना होगा। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ये भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि किसी स्पेशल ग्रुप को लेके, किसी स्पेशल एज, जेंडर, कल्चर या रिलीजन के हिसाब से भी अगर कोई वहाँ पर प्रेफरेंस ज्यादा है तो वो भी हमें चीजें मैनेज करनी होती हैं।
ट्रेड यूनियन का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर कि ट्रेड यूनियन की पावर कैसी है, रिलेटिव पावर कैसी है, अगर उसके पास ज़्यादा पावर है तो उस वहाँ पर वो बिजनेस करना हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है या ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की हम लोगों ने बात करी कि बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर कैसी है। अगर बार्गेनिंग पावर बायर्स के पास ज़्यादा है तो प्राइस में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, टाइम टू टाइम प्राइस चेंज करनी होगी कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी होगी, डिलीवरी टाइम या जो सर्विस टाइम है वो हमें सही से करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर कॉम्पीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सप्लायर्स की इसी तरह होता है कि अगर सप्लायर्स के पास ज़्यादा पावर है तो वही डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। तो सप्लायर्स के पास कैसा रिलेटिव पावर है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की वो क्लियरली वही डिफाइन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। हम कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी तभी दे पाएंगे किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अगर हमें रॉ मटेरियल टाइम पर डिलीवर होगा, और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कराने का काम हमारे सप्लायर्स का है। तो सप्लायर्स के पास कितनी पावर है, क्या वो रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और वो कुछ ही सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी, तभी हमें उस बिजनेस में जाना चाहिए। तो बेसिकली जो हम लोग ने इंडस्ट्री एनालिसिस देखा, तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग ने कहा कि जो 5 फोर्सेस मॉडल होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि उस इंडस्ट्री में हमें सेटअप करना है, उस इंडस्ट्री में एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, या उस इंडस्ट्री में हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना। देन जो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, क्योंकि हम एनवायरनमेंट की स्टार्टिंग में जो है इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस हम लोग ने किया था। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटर्स किस पोजीशन पे हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है, वो क्या यूनिकनेस ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, क्या इनोवेटिव कर रहे हैं। तो सारी रिसर्च करना, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना, ये भी बहुत जरूरी है। इसे एक टर्मिनोलॉजी नाम दिया गया कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ये बेसिकली एक फॉर्मल प्रोग्राम या प्रोसेस होता है जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे आप बिजनेस इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। और ये आज के करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है और वो क्या स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा है, या कौन सी चीज़ें वो अडॉप्ट कर सकता है, या आपने जो चेंजेस किया उसके अकॉर्डिंग वो अपने में क्या फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अभी जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है बेसिकली उसमें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हम लोग ने कल लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी। यहाँ पर बहुत सारी सिंडिकेटेड सर्विसेज होती हैं, कॉमर्शियल डेटाबेसेस होते हैं जो हम लोग ने जैसे कल एग्जांपल दिया था प्रोवेस डेटाबेसेस का, और कैपिटल एंड डेटाबेसेस का जो बेसिकली शेयर मार्केट और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह मार्केटिंग के लिए एक डेटाबेसेस होता है एसी नेल्सन कंपनी, वो बेसिकली क्या करती है, सारी मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, रिटेल प्राइसिंग क्या है, परसेंटेज क्या है स्टोर्स का, आइटम्स का क्या है, स्टॉक आउट स्टोर्स क्या हो सकते हैं या उनकी क्या परसेंटेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये जो एसी नेल्सन कंपनी है ये बेसिकली सारी डेटाबेस प्रोवाइड करती है, ये पेड बेसिस पे करती है सारी चीज़ें। आपको अगर किसी का कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उन्हें पे कर सकते हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देन दूसरा जो हमारे पास सोर्स हो सकता है वो ऑब्वियसली बात है इंटरनेट हो सकता है। एक फ्री ओपन सोर्स डेटाबेसेस है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये क्विक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, या आप जो भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देन कुछ जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके एम्प्लॉइज को भी यूज करते हैं। स्ट्रेटेजिकली कभी हम लोग ये करते हैं कि उनके एम्प्लॉइज को हायर कर लेते हैं, या वहां से भी हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो पास्ट एम्प्लॉय थे वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं उनसे हम कांटेक्ट करके वहाँ से भी हम कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकता है या ये भी सोर्स हो सकता है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी होगी कि हम इस तरह से कर सकते हैं। देन बात आती है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मॉनिटर कैसे करेंगे, कि किस तरह से हम उनको ऑब्जर्व कर सके, रिसर्च उसके बारे में कर सकें, और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें जानने होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डू योर कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में किस लिए है, यानी उसका मिशन क्या है, बेसिकली वो किस लिए बिजनेस करना चाह रहा है वो आपको पता होना चाहिए। डू दे एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट और जस्ट टू सपोर्ट अदर यूनिट, क्या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए उस बिजनेस में आया है, या कोई उसकी सब्सिडरीज कंपनी है या कोई पर्टिकुलर यूनिट है उसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वो उस मार्केट में एंटर हुआ है या उस बिजनेस में एंटर हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर आपका बिजनेस क्यों कर रहा है, वो एक पहले बात पता होनी चाहिए। देन वेयर डू दे ऐड कस्टमर वैल्यू हायर क्वालिटी, की वो किस जगह पर आपसे बेहतर है, हायर क्वालिटी कैसे दे रहे हैं,
प्राइस के बेसिस पे कर रहे हैं, क्रेडिट टर्म्स वो अवेलेबल करा रहे हैं या बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे वो ज़्यादा कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर वैल्यू दे रहे हैं, देन वो आपको पता करना होगा। देन विच ऑफ योर कस्टमर्स आर द कॉम्पिटिटर्स मोस्ट इंटरेस्टेड इन, या आपके कौन से कस्टमर्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो आपको पता लगाना होगा। आर द चेरी पिकिंग योर बेस्ट कस्टमर्स, क्या वो जो कॉम्पिटिटर है वो आपका जो बेस्ट आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको पिक कर रहा है या उनको पिक कर रहा है जो आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदना चाहते हैं। तो ये आपको पता लगाना होगा कि वो किस तरह कस्टमर्स को कैटर करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज देयर कॉस्ट बेस एंड लिक्विडिटी, उसका कॉस्ट बेस क्या है, उसकी मिनिमम कॉस्ट कैसे वो मैनेज कर रहा है, लिक्विड कैश कैसे वो कैश मैनेजमेंट कैसे करता है, सप्लाईज कैसे करता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आर दे लेस एक्सपोज्ड विद देयर सप्लायर्स देन योर फर्म, क्या उसके जो एक्सपोजर है वो सप्लायर से ज्यादा है और आपके पास उतना सप्लायर का एक्सपोजर नहीं है, यानी जो रॉ मटेरियल को एक्सेस करता है उसके कांटेक्ट में ज्यादा सप्लायर्स हैं, इसलिए वो टाइम पर रॉ मटेरियल एक्सेस कर पाता है और उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्रोसेस कर पाता है। तो सप्लायर्स का एक्सपोजर उसके पास कितना है वो आपको डिस्कस करना होता है। देन व्हाई डू दे इंटेंड टू डू इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन को वो अचीव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या अपना टारगेट सेट कर रखा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, और कितना कमिटेड है वो अपनी ग्रोथ की तरफ, या वो क्या आगे डिसीजन ले सकता है, ये आप चीजें आपको थोड़ी इसमें डिस्कस करना होगा। देन हाउ विल देयर एक्टिविटी अफेक्ट योर स्ट्रेटजी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि उसकी एक्टिविटीज का आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको अपने डिसीजंस या ऑपरेशंस में प्लान्स में कोई चेंजेस लाना होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या उसकी स्ट्रेटजीज आपको कहीं इफेक्ट नहीं करेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेटजीज है उनका आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन हाउ मच बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे कितना ज्यादा अच्छा है कस्टमर्स से को सेटिस्फाई करने में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से मार्केट सेगमेंट, कौन से सेगमेंट को कैप्चर कर रहा है, कौन से मार्केट प्लेस में जा रहा है, कैसे वो आपसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। देन विल न्यू कॉम्पिटिटर्स और न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स अपीयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, क्या उसने नए, क्या आपको लग रहा है कि नए कॉम्पिटिटर्स या नए तरीके वो कुछ सालों में आए हैं, या कुछ लोग नए आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर्स में, और पोटेंशियल एंट्रेंट कौन से और नए हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में आप पुराने जो प्लेयर्स हैं उनको ही डिस्कस कर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको वहां उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ज्यादा लिबरल हैं, तो हो सकता है कुछ नए एंट्रेंट और आ जाए, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। देन इफ यू आर अ कस्टमर, अगर आप कस्टमर होते तो आपको कस्टमर की जगह अपने आप को रख के सोचना होगा कि क्या आप वो प्रोडक्ट ऑफर करते या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते, और उसमें क्या क्या क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करते और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सॉल्यूशन मिलता, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या क्या आपकी कंप्लेंट्स होती उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कौन चीज, क्या क्या चीजें हैं जो कस्टमर को इरिटेट कर सकती हैं, किससे डिससेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में आपको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये सारी चीजें हमें पता करनी है, तभी हम कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कर सकते हैं। ठीक है, देन एक नेक्स्ट आपके पास टूल आता है या एनालिसिस है। अभी हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करी, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एनालिसिस की बात करी, देन नेक्स्ट आता है इटॉप एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। इटॉप है, ये भी एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसमें हम ये देखते हैं एनवायरनमेंट में कौन सी थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है उसको मीट करने के लिए। तो ये बेसिकली थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी मार्केट में जो होती है वो हम देखते हैं, और वो हमारे लिए कितनी फेवरेबल है, कौन सी अनफेवरेबल है, वो एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। जो फेवरेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, जो फेवरेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो बेसिकली ये जो एक ग्रुप थे इन्होंने ये इन्वेंट किया था इटॉप मॉडल को, और इन्होंने इटॉप में कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्हें पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर इटॉप मॉडल को समझाया गया कि इटॉप मॉडल में मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। मैट्रिक्स में जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, एनवायरनमेंट में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल सेक्टर्स होते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करी थी, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की बात करी थी। तो उन सेक्टर्स के बेसिस पे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, और मैट्रिक्स में जो सेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट देखते हैं, उनका इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो चीजें फेवरेबल रहेंगी हमारे के लिए रहेंगी। इसमें ये जो एरोज दिखाए गए हैं, अप एरोज है, डाउन एरोज है या हॉरिजॉन्टल एरोज है, ये बताते हैं
कि आपकी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे आपका अप एरोज है यानी कि वो हाईली फेवरेबल है, अगर डाउन एरोज आ रहा है तो इसका मतलब वो चीजें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी या बैड इफेक्ट डालेंगी आप पर, तो वो उसके लिए अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल आ रहा है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ्यूचर में इम्पैक्ट कुछ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये आपको ये बताएंगे यहाँ पर। तो इस तरह की हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं, वो मैट्रिक्स हमें स्पेसिफाई कर देती है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए या कैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस को आप स्टडी करना है। पहले यहाँ पर जैसे बात हुई इन्वायरमेंटल सेक्टर की, इन्वायरमेंटल सेक्टर में बेसिकली जो भी डिस्कशन है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि जब इकोनॉमिकल कंडीशन की तरफ हो रहा है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्पैक्ट पड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर इसलिए इसको दिखाया गया कि हाँ इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। वो इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, जैसे ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग अर्बन कंज्यूमर्स, अगर आपको लग रहा है कि अर्बन कंज्यूमर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपके जो मेन टारगेट कस्टमर है वो अर्बन कंज्यूमर्स है, तो आपको लग रहा है ये फेवरेबल है हमारे लिए, ये चीजें सही हो रही है। अगर इनकम उनकी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड उनका हाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए फेवरेबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए, और ये जो इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहा है ये आपके लिए फेवरेबल है। देन एनवायरमेंटल सेक्टर में नेक्स्ट जो आता है जैसे मार्केट में क्या है, अब मार्केट में किस तरह का मार्केट है। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात हुई है, तो हॉरिजॉन्टल मार्केट जैसे अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर ऑलिगो मार्केट में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने कल भी बात करी थी, वहाँ पर मोनोपोली है, ऑलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। जैसे आपने कहा यहाँ पर ऑलिगोपोली है, कुछ ही प्लेयर्स हैं, कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अवेलेबल करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है नीच सेगमेंट, एक नीच सेगमेंट जैसे पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कस्टमाइज सर्विस डिजाइन करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स या इसकी बात हो रही है कि अगर स्पोर्ट्स पर्संस के लिए आप कोई चीजें ऑफर कर रहे हैं या आपने टारगेट कर रखा है जो एथलेटिक्स हैं उनको हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो आपका जो मेन टारगेट सेगमेंट है वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होंगे। उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करेंगे वो ट्रैकिंग से रिलेटेड होगी, वो रेसिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, वो साइकिलिंग से रिलेटेड हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो वो एक कस्टमाइज सेगमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे शूज की हम बात करते हैं नाइक में, तो नाइक में जो शूज होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह का जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे अगर रेसर कोई डिमांड कर रहा है नाइक के शूज की, तो उसमें स्पाइक्स होते हैं सोल पर जिससे उसकी ग्रिप बनी रहती है और उसको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए भी इस तरह की चीजें की जाती हैं। जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए जो टो पर होते हैं वहां पर थोड़ा हार्ड मटेरियल या स्टफ का यूज किया जाता है जिससे वो उन्हें किक मारने में इजी रहे। तो वहां पर क्या कर रहा है, ये कस्टमाइज्ड कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये चीजें हमें अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टारगेट जो सेगमेंट है वो ये है, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट अपना अवेलेबल कराना है। देन इंटरनेशनल जो हमारा मार्केट है या दूसरा सेक्टर है उसकी बात हो रही है, ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल में जब हम बात करते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है या वहाँ के जो कंज्यूमर उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी ये होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी वहाँ पर ज्यादा लिबरल नहीं होती हैं किसी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर ये एक अनफेवरेबल आपके लिए फैक्टर हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को श्रिंक करना चाहेंगे या एक्सपेंड करना चाहेंगे, वो डिसीजन आपका होगा कि ग्लोबल लेवल पे आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे। देन पॉलिटिकल जो फैक्टर होता है, पॉलिटिकल फैक्टर ये भी आपके लिए एक न्यूट्रल हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट डिसीजन हुआ, उस गवर्नमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग आप कैसे चीजें करेंगे। या जैसे अभी हम लोग रिसेंटली ये लोग बात कर रहे हैं कि जो चाइना से मैन्युफैक्चर जो कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए या वो चीज़ें परचेज नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली एक ऐसा इंसिडेंट होता पर्टिकुलर में यूपी में, जैसे कभी स्टार्टिंग में हुआ था कि जो रिलायंस के स्टोर्स हैं उनको हम अपोज करेंगे, रिलायंस के स्टोर्स को हम यहाँ पर यूपी में ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था, पर्टिकुलर किसी लोकल गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल कोई सिचुएशन आ गई उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस हुआ अगर हमारे उसमें, तो वो भी हमारे लिए इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है। तो वो न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि वो एक जगह अगर हमें लग रहा है इस स्टेट में या इस सिटी में वो काम नहीं कर रहा है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में, लेकिन वो बिजनेस हमारे लिए गलत नहीं है, वो बिजनेस सही है, लेकिन उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस या उस लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं।
द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कॉमन बनाए जाते हैं, वो इतने रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कि आपको चीज़ें रोकी जाएं। उनका मेन मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ें हमने पॉलिसीज या गाइडलाइंस बनाई है उसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी वजह से वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ये भी एक तरह से न्यूट्रली होते हैं आपके लिए। सप्लायर्स जो होते हैं, सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो वो भी डिपेंड करती है कि अगर सप्लायर्स हमारे लिए ज़्यादा कुछ ही सप्लायर्स अवेलेबल हैं और वो सप्लाई हमें नहीं दे पा रहे हैं उस रॉ मटेरियल की, तो हम हो सकता है कि हम दूसरा उसमें ढूंढें, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाब एंड तमिलनाडु में जब स्टील के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया कि क्यों ना हम उन चीज़ों में एल्युमिनियम का यूज़ करें, क्योंकि वो एल्युमिनियम भी हमें रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट हमें तैयार करना है उसमें इसका यूज़ करके हम जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं वो हम उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी एक यूज़ हुआ इसका, तो ये न्यूट्रल तरह से एक डिसीजन हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल, ये बेसिकली पॉजिटिव आपका फेवरेबल कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड हो रही है तो आपको बेशक आपके प्रोसेस में चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन वो आपके बेनिफिशियल के लिए है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, आपका प्रोसेस सही होता है। जो आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर्स होते हैं वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी लास्ट पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो इंडिकेट्स एरोस कर रहे हैं उनका क्या रोल है या उनका सिग्नल क्या है। अप एरोस बेसिकली फेवरेबल इम्पैक्ट को दिखा रहा था, डाउन एरोस अनफेवरेबल इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन हॉरिजॉन्टल एरोस कह रहे हैं कि कोई न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली हम लोगों ने क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल को थोड़ा सा हम लोगों ने फिर रिवाइज करा है। देन हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की बात करी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोगों ने इटॉप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इटॉप मैट्रिक्स में डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से हम इटॉप मैट्रिक्स को ऐसा डिजाइन करेंगे, उसमें नेचर ऑफ इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे और डिफरेंट सेक्टर्स का इम्पैक्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। कल हम लोग इसके आगे हम ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी प्रोफाइल इसी तरह की एक दूसरा एनालिसिस है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन था वो बेसिकली यहीं पर तक था, और इटॉप वाला आप लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा इसमें, और फिर कल अगर होगा तो हमें इटॉप मैट्रिक्स एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है।